गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो भाई 11th क्लास है ना, 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बिंदास तरीके से स्टार्ट करेंगे और ऐसा स्टार्ट करेंगे आग ही लगा देंगे। ठीक है, आग को पानी डाल के बुझा भी देंगे क्योंकि सेकंड फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, बात सुन ध्यान से। लिटरली बात करते हैं भाई। पहले तो मैं यार कुछ बात बोलना चाहूँगा तुमको। आज ना बड़ा ऐतिहासिक दिन है आप लोगों के लिए। ठीक है, ऐतिहासिक दिन कैसे? आज भाई तुम्हारी 11th की फिजिक्स की जर्नी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और फिजिक्स की जर्नी जो स्टार्ट हो रही है ये भाई स्टार्ट तो यहाँ से हो रही है, आज के दिन से हो रही है, पर ख़त्म कहाँ पे होगी ये तुम सब अपना अपना जानते हो। कई तो इसको PhD तक लेके जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़ोर शोर से। कई 11th क्लास के बाद में बोलेंगे भाई सर हमसे ना हो पाएगा, है ना। बट ऐसा कुछ नहीं है हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान सब्जेक्ट कोई सा भी नहीं है। पर आसान कब है ये? जब पूरा ढंग से समझोगे इसको फीलिंग के साथ समझोगे। और फीलिंग के साथ समझोगे तो इससे ज़्यादा आसान नहीं है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सराउंडिंग की सारी चीज़ें सिखाएगा। इज दैट क्लियर? तो आराम से और कॉन्सेप्चुअल तरीके से और ढंग से कॉन्सेप्ट बना करके पढ़ते रहिए। ठीक है, यूँ आग लगनी चाहिए अंदर अंदर, यूँ रोम रोम ऐसे रोंगटे से खड़े हो जाने चाहिए। इज दैट क्लियर? गूज बम्स आ जानी चाहिए आपके। गजब तरीके से पढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात फिजिक्स में, पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिजिक्स ले लिए आपने, बढ़िया सब्जेक्ट ले लिया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, क्योंकि आज से जर्नी स्टार्ट हो रही है फिजिक्स की। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, जो स्टार्टिंग का जो मैंने इंट्रोडक्शन शूट किया था उसमें मैंने बोला था आपको कि पहले मैं जीरो चैप्टर पढ़ाऊंगा। जीरो चैप्टर में सबसे पहले मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा और वेक्टर से बाद में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाऊंगा और बाद में फिजिक्स को एकदम पटरी पे उतारूंगा लाइन बाय लाइन। ठीक है, ओके। तो इतनी बात समझ में आ रही थी। अब भाई जीरो चैप्टर है, जीरो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल फीलिंग जगाते हैं। सबसे पहली चीज़ वेक्टर की। वेक्टर थोड़ा सा डिले करते हैं, है ना। मतलब आज का जो ये है, पहले भाई वेक्टर पे आते तो हैं कि वेक्टर आया कहाँ से। ठीक है, वेक्टर छोड़ो, सबसे बेसिक चीज़ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू बोलूँगा भाई इसको, PQ, इट इज़ PQ। ओके, तो भाई फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है सबसे पहले बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या रिक्वायरमेंट रही, क्यों ये आई। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस वाली बात को आराम से और इत्मीनान से समझते हैं कि क्यों फिजिकल क्वांटिटी की हमको ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल, अच्छे से समझते हैं। गेंडा देखा है आपने? गेंडा, गेंडा लेंगे भैया अपना आज। ठीक है, गेंडा, एक गेंडा है और एक खरगोश है। ठीक है, एक गेंडा है और एक खरगोश है। ठीक है, अब मेरा एक दोस्त है जो बहुत ही पतला दुबला सा, एकदम यूँ, मतलब एकदम। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ओके, एक मेरा दोस्त है जो कि स्ट्रेट लाइन है और एक मेरा दोस्त है जो कि एलिप्स है। एलिप्स मतलब एकदम मोटा ताजा बॉडी बिल्डर। इज दैट क्लियर? तो एक स्ट्रेट लाइन, एक एलिप्स, एक मेरा दोस्त स्ट्रेट लाइन, एक मेरा दोस्त एलिप्स। ठीक है, गेंडे और खरगोश के पास गए। ठीक है, मेरे दोस्त मोटे वाले दोस्त ने क्या किया, खरगोश को यूं उठा दिया, ये खरगोश है, क्या खरगोश है। ठीक है, ठीक है भाई। अब मेरा स्ट्रेट लाइन दोस्त, उसमें बेचारे में जान ही नहीं है। ठीक है, वो खरगोश को भी दोनों हाथ लगा के यूँ उठा रहा है, यूँ यूँ उठा रहा है। ठीक है, अब खरगोश को यूँ उठा रहा है और वो भाई साहब खरगोश को यूँ उठा रहे हैं। एग्जैक्टली, दोनों मेरे पास आए, मेरे को आके बोलते हैं यार खरगोश, मेरा जो मोटा वाला दोस्त है वो मेरे को बोलता है कि यार खरगोश भी कोई चीज़ है, यूँ है हल्की सी, बिल्कुल ऐसे पंख भी उससे भारी होता है, यूँ है एकदम हल्की सी। पतला वाला दोस्त बोलता है भाई बहुत भारी भरकम था खरगोश, बहुत भारी भरकम था। मैं कंफ्यूज, यार हल्का है या भारी है, हल्का या भारी। ठीक है, गेंडे की बात करते हैं। गेंडे के पास गया मेरा भारी भरकम दोस्त। ठीक है, उसने गेंडे को उठाया, गेंडा टस से मस ना हुआ। ठीक है, फिर मेरा एक और दोस्त जिसके पास क्रेन है, उसने क्रेन से गेंडा को उठाया, यूँ लो जी गेंडा उठ गया। इज दैट क्लियर? मेरे क्रेन वाले दोस्त ने मेरे को बोला यार गेंडा बहुत हल्का होता है। ठीक है, मेरे भारी भरकम दोस्त ने बोला गेंडा बहुत भारी होता है भाई, बहुत बहुत भारी। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा भारी, टस से मस नहीं हुआ मुझसे। मैं वापस कंफ्यूज कि यार ये हल्का और भारी चल क्या रहा है, क्या चल क्या रहा है, ये चाहते क्या है। अगर ये मुझे समझाना चाहते हैं तो मुझे इस कंफ्यूजन से बचाओ भाई। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फिजिक्स में, कंफ्यूजन नाम की चीज़ नहीं है। इज दैट क्लियर?
केमिस्ट्री में कंफ्यूजन होता है, एक्सेप्शन आ जाता है, बट फिजिक्स में कंफ्यूजन नाम की चीज़ नहीं है। इज दैट क्लियर और नॉट? बिल्कुल सही बात है। पहली चीज़, अब भाई हल्का और भारी, मेरे दिमाग में कंफ्यूजन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है भाई, क्या करें? सॉल्यूशन ढूंढो भाई। सॉल्यूशन ढूंढा, हमें मिला मास। क्या मिला? मास। कि भाई फिजिक्स बनाने वाले ने बोला कि क्यों ना एक फिजिकल क्वांटिटी बना दी जाए जिसको हम बोलेंगे मास। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट थी हमें, क्योंकि हल्का और भारी का कंफ्यूजन हो गया, हल्का भारी का कंफ्यूजन हो गया, फिजिक्स के मास्टर ने बना दी मास। ठीक है, और मास में उसने बोला कि मैं 1 kg को डिफाइन कर देता हूँ। क्या डिफाइन कर देता हूँ? 1 kg। उसने 1 kg डिफाइन कर दी। अब भाई मेरे पतले वाले दोस्त ने आके बोला कि यार खरगोश जो है वो 15 kg का था। मेरे मोटे वाले दोस्त ने भी बोला 15 kg का खरगोश था। मुझे खुद पता लग जाएगा कि मेरे मोटे वाले दोस्त के लिए वो हल्का था और पतले वाले दोस्त के लिए वो भारी था। इज दैट क्लियर? तो मेरा हल्का और भारी वाला जो कंफ्यूजन था दूर हो गया। कैसे दूर हुआ? मास फिजिकल क्वांटिटी जो बनाई और उसमें 1 kg को जो डिफाइन किया गया उससे दूर हुआ। अच्छा जी, वापस कंफ्यूजन हुआ, ये 1 kg क्या चीज़ है, ये 1 kg क्या चीज़ है? तो भाई इस वाली चीज़ को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं भाई? मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड में ये वाला जो 1 है, ये 1 जो है दैट इज न्यूमेरिकल पार्ट। इसको बोलते हैं भाई न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, और ये जो केजी है इट इज यूनिट। ये क्या चीज़ है भाई? ये है यूनिट। मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड से क्या निकला? न्यूमेरिकल पार्ट और यूनिट। और न्यूमेरिकल पार्ट और यूनिट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अच्छा चलो, एक फिजिकल क्वांटिटी तो समझ में आई, मास समझ में आया भाई हमको। ठीक है, फिर अगेन दूसरे दिन में मेरा एक दोस्त, मैंने घर पे अपने दोस्त को बुलाया। अब उस दोस्त के पास कोई भी व्हीकल नहीं। ठीक है, अब उसके पास व्हीकल नहीं, वो 5 किलोमीटर से पैदल पैदल आ रहा। ठीक है, घंटा भर हो गया उसको। ठीक है, 1 घंटा लगा उसको, 5 किलोमीटर से पैदल पैदल आ रहा, आराम से आ रहा। ठीक है, मैंने बोला यार बहुत टाइम लगा दिया तूने। बोला भाई मैं बहुत दूर से आया हूँ यार, बहुत भाई बहुत दूर से आया हूँ, थक गया हूँ मैं बिल्कुल। एसी चालू कर, पंखा चला, ये चला वो चला, पानी लेके आ। ठीक है, मतलब ऐसे करने लग गया। एक और दोस्त को मैंने इनवाइट किया था, उसका घर भी उसके जस्ट पड़ोस में ही था। ठीक है, वो फट से 2 मिनट में आ गया क्योंकि वो बाइक से आया था। एग्जैक्टली यार, मैंने उससे पूछा भाई तू इतनी जल्दी कैसे गया? अरे यार पास से ही तो आया था, ये ला यहीं तक बगल में तो घर है। बताओ, 5 किलोमीटर इस बंदे के लिए बगल में है। क्यों? क्योंकि इसके पास बाइक है। और मेरा जो पैदल दोस्त था, जो पैदल पैदल चल के आया था यूं 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 यूं, उसके लिए उसका घर बहुत दूर। ठीक है, उसने मुझे बोला बहुत दूर है, इसने मुझे बोला बहुत पास है। मैं कंफ्यूज, बोला यार ये चक्कर क्या है? अभी मान लो आपके पास गाड़ी हो, या जैसे मान लो नेता लोग होते हैं। ठीक है, नेता लोगों के पास हेलीकॉप्टर होता है, तो नेता लोगों के लिए दिल्ली दूर नहीं बोलते ना, अब दिल्ली दूर नहीं। तो दिल्ली दूर नहीं भाई, दिल्ली वो तुरंत 5 मिनट में जा सकते हैं। हाँ, या ना 5 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में जा सकते हैं, आराम से कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, एरोप्लेन से हम लोग भी कहीं पे जा सकते हैं, पूरे इंडिया में घूम सकते हैं। ठीक है, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे की फ्लाइट होती है। ठीक है, बट अगर हम वहीं पे पैदल जाए तो 10 दिन 12 दिन लग जाएंगे यार। यहाँ से मुंबई जाएंगे, मान लो जयपुर से मुंबई जा रहे हो। ठीक है, जयपुर से मुंबई जा रहे हो, पैदल पैदल निकल के 5-7 दिन में तो पहुंच ही जाएंगे। हाँ या ना? या हो सकता है 10-12 दिन में लग जाए। बट वही अगर हमने फ्लाइट लिया 1.5 घंटे के अंदर में मुंबई, इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो अगर फ्लाइट ले रहे हैं तो बहुत पास में यार मुंबई, बट अगर पैदल पैदल जा रहे हैं बहुत दूर है। एग्जैक्टली यार, कंफ्यूजन दूर और पास। फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट बनाओ, फिजिकल क्वांटिटी। हमने फिजिकल क्वांटिटी बनाई लेंथ। क्या बनाई भाई? हमने फिजिकल क्वांटिटी बनाई लेंथ बनाई भाई, लेंथ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 किलोमीटर या मीटर डिफाइन कर दिया हम लोगों ने इसके लिए। ठीक है, अब मान लो 1 मीटर है, कोई मुझे बोलेगा 1000 मीटर जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अंदाजा लग जाएगा। या फिर मुझे कोई बोलेगा 5 किलोमीटर दूर से आया हूँ, फिर चाहे वो बाइक से आए चाहे वो पैदल से आए। कोई मुझे बोले 115 किलोमीटर जाना है, तो चाहे मैं बाइक से जाऊं चाहे मैं पैदल जाऊं, मुझे दूरी का अंदाजा है। एग्जैक्टली यार, कंफ्यूजन नहीं है। पिछले वाली सर्कमस्टांस में कंफ्यूजन था कि भाई कोई बोल रहा था पास में है, कोई बोल रहा था दूर है। ठीक है, किसी के लिए मतलब ऐसा है कि किसी भी एक बंदे के लिए कोई चीज़ दूर है तो वो दूसरे बंदे के लिए पास में भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो यही चीज़ है। कोई बंदा किसी बंदे के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ अगर हल्की है तो वही चीज़ किसी और के लिए भारी भी हो सकती है। पर किसी और के लिए भारी है तो किसी और के लिए बहुत भारी भी हो सकती है, या फिर किसी और के लिए बहुत हल्की भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो इट इज डिपेंड्स ऑन कंपैरिजन। But if we are not going with the comparison, we are going with the
परफेक्ट मैनर। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, हम लोगों ने इसको फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी बना दिया। फिजिकल क्वांटिटी में एकदम ऐसे कोई भी बताए, चाहे हल्का हो चाहे भारी हो, कैसे भी बताए, आराम से बिल्कुल एक पर्टिकुलर चीज़ पता लगेगी, ठीक है। अब मान लो एक और एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एक और एग्जाम्पल की बात करता हूँ। मान लो आप लोग भाई बहन हो, ठीक है, या फिर मान लो सपोज दैट दो भाई हैं, ठीक है, दोनों भाई हैं, दोनों भाई घर पे थे एग्जैक्टली, एक बड़ा है एक छोटा है, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। उनके मम्मी पापा बाहर गए। अब छोटे वाले के एग्ज़ाम, ठीक है, और बड़े वाले को जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। मम्मी ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके बोला कि ध्यान रखना ही, पढ़ाई करे। इज दैट क्लियर? छोटे वाले भाई ने 1 घंटे पढ़ाई करी। अब 1 घंटे बोलते ही आपके समझ में आ गया कि भाई कितने टाइम पढ़ाई करी। इज दैट क्लियर? बट सोचो, अगर ये 1 घंटे का जो टर्म है ये फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन ना होती, टाइम डिफाइन नहीं होता, ठीक है, तो मान लो सपोज दैट वो 1 घंटे पढ़ रहा है, ये हमको पता है आपको पता है, इज दैट क्लियर? बट बड़ा वाला भाई जब उसकी रिपोर्टिंग मम्मी को देता तो वो कैसे देता? अब इस पे बड़े वाले भाई का कैरेक्टर रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बड़े वाला भाई खुद पढ़ने वाला है तो वो बोलेगा थोड़ी सी देर पढ़ा था। ये कोई पढ़ाई होती है बताओ? एग्जाम कल है सर पे, बोले मम्मी को आती, बोलेगा मम्मी कुछ नहीं पढ़ाई है, थोड़ी सी देर बैठा था, थोड़ी सी देर बैठा था। इज दैट क्लियर? बट अगर बड़ा भाई खुद ही नहीं पढ़ने वाला, ठीक है, तो मम्मी क्या बोलेगा, मम्मी कितना पढ़ता है ये पूरा पूरा टाइम पढ़ता रहता है, 1 घंटे के अंदर में। भाई साहब उसको 1 घंटा बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो दैट इज अ थिंग। इज दैट क्लियर? मान लो आपको कोई पढ़ने बिठा दे, आपको कोई पढ़ने बिठा दे, 5 मिनट भी मुश्किल से बीत रही है, हे भगवान पढ़ेंगे, ठीक है, 5 मिनट पढ़ लिया, 15 मिनट पढ़ गया तो राजा, मैं राजा फील करते हैं कि आज तो भाई साहब 15 मिनट पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 15 मिनट पढ़ गया, ऐसे राजा वाली फीलिंग आती है, ठीक है। 5 घंटे गेम खेल गया, ऐसे लगता है यार अभी तो बैठा था गेम खेलने, इतनी जल्दी टाइम बीत कैसे जाता है। 5 मिनट पढ़ाई, इतना पढ़ता हूँ ना मैं, इस बार तो टॉपर में ही हूँ। 15 मिनट 5 घंटे का गेम, अभी तो पढ़ने बैठा था, बताओ, उठा दिया, अभी तो शाम भी नहीं हुई। दिस इज द कंपैरिजन। बट अगर थोड़ा बहुत है, ठीक है, मतलब फीलिंग अलग अलग आ रही है, इज दैट क्लियर? बट अगर टाइम को डिफाइन कर दिया जाए तो 5 घंटे पढ़ाई करी तो भी आपको समझ में आएगा, 5 घंटे गेम खेला तो भी आपको समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? ये थोड़ा टाइम या ज़्यादा टाइम ये नहीं होगा। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या किया? इससे बचने के लिए फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर दी। और फिजिकल क्वांटिटी कौन से डिफाइन करी? हमने डिफाइन करी टाइम। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी भाई? टाइम। और टाइम को मैंने बोल दिया 1 आवर। अब ये क्या चीज़ है भाई? 1 kg, 1 किलोमीटर, 1 आवर, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? मैग्नीट्यूड्स है। ऑल ऑफ देम आर मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। अच्छा जी, सब में ध्यान से देखो तो न्यूमेरिकल पार्ट सिर्फ और सिर्फ 1 है। न्यूमेरिकल पार्ट क्या है? 1 है। बट इनकी यूनिट है जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए बताती है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मुझे 1 किलोमीटर पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि ये लेंथ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे 5 किलो का पता लग जाए तो मुझे पता लग जाएगा कि ये मास के बारे में बात कर रहा है। बट अगर ये 1 आवर की बात करे तो मुझे पता लग जाएगा कि ये टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो यूनिट ही वो चीज़ है जो फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी बताती है, ठीक है। और न्यूमेरिकल पार्ट सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कितना। एग्जैक्टली, ओके। तो भाई ये मैग्नीट्यूड क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई, क्यों पड़ गई? सुनो बात को ध्यान से और इत्मीनान से सुनो, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम मेरी माता ने मुझको बोला बेटा जाओ और चीनी लेके आओ। मैं भी गया, चीनी लेने गया, ठीक है। मैं गया चीनी लेने, मैंने दुकानदार को बोला कि भाई साहब प्लीज़ मुझे 5 चीनी दीजिए। क्या बोला मैंने? भाई साहब प्लीज़ मुझे 5 चीनी दो। भाई साहब कंफ्यूज, और कन्फ्यूजन में कोई काम नहीं होता। भाई साहब ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, अच्छा 5 चीनी, ठीक है चलो। मैं वापस बोला भाई साहब 5 चीनी दो। भाई साहब देख ही नहीं रहे, इग्नोर मार रहे बिल्कुल, ठीक है। इतने में सडनली मेरे पास वाले बंदे ने बोला भाई साहब 2 किलो चावल दो। भाई साहब तुरंत फुर्ती से 2 किलो चावल तोल के दे दिए। मैंने दिमाग लगाया यार ये किलो का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है। इज दैट यार फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट से ही फिजिकल क्वांटिटी पता लगती है। ओह माय गॉड, मैंने भाई साहब को तुरंत बोला भाई साहब 5 किलो चीनी दो। 5 किलो चीनी भाई साहब ने फट तोल के दे दी। मैं बोला ये बात है, इसका मतलब 5 kg मेक्स सेंस, 5 kg का सेंस है। इज दैट क्लियर? 5 kg का सेंस है भाई। भाई साहब ने मेरे को तुरंत चीनी तोड़ के दे दी। अब मैं चीनी तोड़ के घर पे आ रहा था, ठीक है, आराम से घर पे आ रहा था।
घर पे आ रहा था तो रास्ते में मुझे मेरा दोस्त मिल गया, ठीक है, रास्ते में मुझे मेरा दोस्त मिल गया, इज दैट क्लियर? बिल्कुल मिल गया। उसकी गाड़ी खराब, सड़क पे खड़ा था, सड़क पे उसकी गाड़ी खराब, उसने मुझे बोला भाई यार 750 न्यूटन का फोर्स लगा दे, बड़ी, वो भी फिजिक्स की क्लास लेके आया था, ठीक है, उसने मुझे बोला कि 750 न्यूटन का फोर्स लगाओ। मैंने बोला जी गाड़ी में बैठो, हम अभी लगाते हैं 750 न्यूटन का। बीइंग अ फिजिक्स टीचर हमें जितना बोला जाएगा हम उतना ही करेंगे, क्योंकि हम फिजिक्स को फंडों से समझते हैं। इज दैट क्लियर? हमने फिजिक्स के फंडे बिल्कुल क्लियर किए हैं, जितना हमें बोला जाएगा हम उतना ही करेंगे। फिजिक्स में होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? बस समझते हुए चलो, ठीक है। उसने मुझे बोला 750 न्यूटन का फोर्स लगाओ। मैंने दिमाग लगाया, 750 न्यूटन का फोर्स, मेरे अंदर मास, मैं भी फिजिक्स क्लास जाके आया भाई, और मैं तो फिजिक्स टीचर हूँ, ठीक है, तो भाई उसने बोला 750 न्यूटन का मास, तो मैंने बोला यार मेरा जो वेट, मेरा जो मास है दैट इज 75 kg, और 75 kg को अगर g से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना होता है? 750 न्यूटन, ठीक है। मैंने बोला बैठ, गाड़ी के अंदर बैठ, अभी गाड़ी स्टार्ट करते तेरी, ठीक है। वो जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठा, मैं गाड़ी की छत पे बैठ गया। 750 न्यूटन का फोर्स लगा दिया भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मैं क्यों मेहनत करूंगा ज़्यादा, हाँ या ना। मैंने गाड़ी के ऊपर बैठ गया, गाड़ी के ऊपर बैठा, 750 न्यूटन का फोर्स लगा, गाड़ी की छत पे चक गई। बाहर आया, ये क्या कर दिया? मैंने बोला मेरे को दोष ना दे, तूने मुझे क्या बोला था? तूने मुझे बोला था 750 न्यूटन का फोर्स लगा। क्या मैंने 750 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाया है? मैंने 750 न्यूटन का फोर्स लगाया है, छत पे चक गई, इसमें मेरी कदापि कोई गलती नहीं है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? ठीक है। उसने मेरे को बोला भाई 750 न्यूटन का फोर्स लगाना था, पर इधर नहीं लगाना था, इस वाले डायरेक्शन में लगाना था। मैं बोला भाई डायरेक्शन नाम की चीज़ तो तूने बताई नहीं थी, ठीक है। तो फिर मैंने उसको बोला ठीक है, अब इस वाले, तो उसने मेरे को बोला कि देख अब 750 न्यूटन का फोर्स लगाना है, इस वाले डायरेक्शन में लगाना है, बिल्कुल आ जा पीछे। मैं बोला अच्छा ऐसा क्या, ठीक है। मैं गाड़ी के पीछे, यहाँ पे गाड़ी, ठीक है, मैं गाड़ी के पीछे, यहाँ पे गाड़ी, ठीक है। मैंने बोला बैठ, अभी मैं फोर्स लगाता हूँ। वो बैठा, ठीक है, वो बैठा, मैंने गाड़ी के पीछे 750 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने लाइट के ऊपर हाथ रख रखा था, मैंने 750 न्यूटन का फोर्स लगाया, लाइट टूट गई, आया बाहर। ये क्या कर दिया? मैंने बोला तुमने मुझको क्या बोला? 750 न्यूटन का फोर्स लगा, इस वाले डायरेक्शन में लगा। मैंने क्या किया? यही किया, लाइट टूट गई, मेरी क्या गलती? तुमने मुझे ये थोड़े ना बताया कि कहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। इज दैट क्लियर और नॉट? तुमने मुझे ये नहीं बताया कि हाथ कहाँ पे रखो। फिर उसने बोला भाई गलती हो गई, तेरे से बोल दिया, ठीक है, ये टायर है, स्टेपनी है, इसको स्टेपनी बोलते हैं, यहाँ पे हाथ रख, इस वाले डायरेक्शन में 750 न्यूटन का फोर्स लगा, और लगा। मैंने बोला बैठो, मैंने इस वाले डायरेक्शन में 750 न्यूटन का फोर्स लगाया, टायर पे हाथ रख के, और जैसे ही फोर्स लगाया गाड़ी स्टार्ट। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इज दैट क्लियर? तो बात यही थी। फिर मैंने सोचा कि इसको गाड़ी स्टार्ट करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़ी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ी, और डायरेक्शन के साथ साथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ओ माय गॉड, फोर्स, फोर्स को शो करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। सबसे पहली बात किसकी? मैग्नीट्यूड की। फिर हमको क्या चाहिए? फिर हमको चाहिए डायरेक्शन, ठीक है। फिर हमको क्या चाहिए? फिर हमको चाहिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इज दैट क्लियर? मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चाहिए, तीन चीज़ें चाहिए, तब जाकर के गाड़ी स्टार्ट होती है। इज दैट क्लियर? मेरा दिमाग घुमा, मैं बोला यार इसने मेरे को तीन इन्फॉर्मेशन दी, तब जाके मैंने सही काम किया। मैंने उस किराने वाले जो दुकानदार था उसको जो मैंने दो चीज़ें बताई, मैंने क्या बताया? 5 kg, मैंने सिर्फ 5 kg बोला। मैंने यार उसने तो मैग्नीट्यूड देते ही बोल दिया, या तो उसमें ज़्यादा दिमाग है या मेरा दिमाग घुमा हुआ है, एक ही बात है। मैं गया वापस भैया के पास, दुकानदार के पास, ठीक है। मैंने भैया को जाके बोला भैया 2 किलो चीनी नॉर्थ डायरेक्शन में दीजिए। भैया को समझ में नहीं आया, भैया वापस आ गया, ठीक है। भैया ने अनसुना कर दिया, बाकी कस्टमर्स के साथ बिजी, ठीक है।
मैंने बोला भैया 1 किलो चाय पत्ती साउथ डायरेक्शन में दीजिए, भैया टस से मस नहीं में। मैंने बोला भैया 250 ग्राम इलायची ईस्ट डायरेक्शन में दीजिए, भैया अभी भी टस से मस नहीं में, ठीक है। फिर बाद में मैं गया, बोला भैया तो सुन नहीं रहे, मैं गया आलू वाले के पास, भाई साहब आलू तोल दो 5 किलो, ठीक है। बंदे ने वट तोल दिए, मैंने बोला 5 किलो तोलो, 5 किलो और तोलो नॉर्थ डायरेक्शन में। उसने बोला भैया क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास जो है फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, और फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और प्लस डायरेक्शन भी चाहिए। एग्जैक्टली, इसका मतलब मुझे समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड से सॉल्व हो जाती है और कुछ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। एग्जैक्टली है, तो ये वाली बात थी। तो भाई मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो फिर हमारे पास आया क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। क्या आया भाई हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। कितनी है, मास, लेंथ, टाइम, और भी होती है, बट और की बात हम जब चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन तब सारे फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे, ठीक है। ये फोर्स वगैरह ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब की सब फिजिकल क्वांटिटीज़ है। फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, पावर हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, मोमेंटम, फोर्स, एनीथिंग एवरीथिंग क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो भाई सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है इसका क्लासिफिकेशन जो है वो हमने किया 3 पार्ट्स में। पीक्यू का क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटीज़, सेकेंड वन इज vector quantities, third one is tensor quantities is not in our course, not in our syllabus, is that clear। ये वाली चीज़ आप कॉलेज में जाके पढ़ोगे, बट फिर भी बताना मेरा धर्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी, ये 3 चीज़ें बता दी मैंने, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट है, मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इज नॉन एज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, मैग्नीट्यूड मतलब 5 kg, ठीक है। इस पूरे पार्ट को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसमें 5 को बोलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। 5 को क्या बोलते हैं भाई, इस 5 को बोलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट, इस केजी को क्या बोलते हैं, यूनिट। तो यूनिट और न्यूमेरिकल पार्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन, इज दैट क्लियर। अच्छा, इसके साथ एक और क्वांटिटी चाहिए हमको, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ऑल्सो ओबे वेक्टर एडिशन लॉज, ठीक है। तो भाई वेक्टर एडिशन लॉज को फॉलो भी करना चाहिए। मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए एंड ऑल्सो ओबे द वेक्टर एडिशन लॉज, तभी वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। इज दैट क्लियर। दिस इज द बेसिक थिंग required for the vector quantities and this is the basic thing required for the scalar quantities। then what about tensor की बात करते हैं भैया, अभी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। ये 3 चीज़ें चाहिए किसको, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब वेक्टर एडिशन लॉज कौन कौन से, तो वेक्टर एडिशन लॉज हम आगे चैप्टर जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे करेंगे। हमारे पास 3 वेक्टर एडिशन लॉज आते हैं, कौन कौन से, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, और दूसरा वाला कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और थर्ड वन इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वो वेक्टर एडिशन लॉज को फॉलो भी करना चाहिए, तभी वेक्टर क्वांटिटी हो पाएगी, ठीक है। अब सपोज दैट हम बात करते हैं करंट की, इज दैट क्लियर, इलेक्ट्रिक करंट। अब मान लो करंट की बात करते हैं, ठीक है।
तो करंट के पास, करंट को हम एम्पियर से शो करते हैं, 5 एम्पियर। तो भाई 5 एम्पियर क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्योंकि 5 न्यूमेरिकल पार्ट है, और एम्पियर क्या है भाई, एम्पियर इसमें यूनिट है। तो न्यूमेरिकल पार्ट और यूनिट, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो है यहाँ पे, ठीक है। और मैग्नीट्यूड है तो भाई मैग्नीट्यूड है करंट के पास। और ऑल्सो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। क्या मैं बोल सकता हूँ करंट इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी? या फिर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि करंट इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल पॉइंट? इज दैट क्लियर? तो भाई हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा, और वो कितना करंट होगा, 5 एम्पियर करंट होगा। इज दैट क्लियर? दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। मान लो यहाँ पे 3 वायर है, ठीक है। इधर से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से 4 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो क्या इधर 7 एम्पियर का करंट जाएगा? इज दैट क्लियर और नॉट? बिल्कुल सही बात है, 3 एम्पियर 4 एम्पियर मिलकर के कितना जाएगा, 7 एम्पियर जाएगा। पर क्या मैं अगर इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूँ, या इसकी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता हूँ, क्या मैं इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं? अगर मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दूं 3 एम्पियर और 7 एम्पियर, तो यहाँ से 4 एम्पियर नहीं, यहाँ से 10 एम्पियर करंट आएगा। इज दैट क्लियर? तभी इधर 3 और इधर 7 जाएगा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब कि इसकी डायरेक्शन चेंज करते ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटीज। अगर करंट हमारे सिलेबस में आ जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि करंट इज स्केलर और वेक्टर, ठीक है, तो भाई आप क्या बोलोगे, आप बिल्कुल बोलोगे स्केलर। बट अगर ऑप्शन में टेंसर दे रखा है तो फिर आप टेंसर पे टिक मारोगे। इज दैट क्लियर? बट टेंसर का जो केस है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हम फर्स्ट ईयर ऑफ बीएससी पढ़ेंगे उसको। इज दैट क्लियर? तो वहाँ पे टेंसर क्वांटिटीज का एक बड़ा ब्रीफ चैप्टर आता है, वहाँ पे आप लोग आराम से इसको स्टडी कर पाओगे, ठीक है। बट उसके अकॉर्डिंग अगर हम 11th के अकॉर्डिंग बात करें तो करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर? क्यों है स्केलर क्वांटिटी? करंट के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों है भाई, ठीक है। बट फिर भी करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि करंट वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है। वेक्टर एडिशन लॉ अलग होता है, और स्केलर, यहाँ पे देखो 7 + 3 कितना 10, तो भाई ये सिंपल अलजेब्रिक सम हो रहा है इसका, ठीक है। करंट वेक्टर सम को फॉलो नहीं कर रही है, करंट सिंपली अलजेब्रिक सम को फॉलो कर रही है, और अलजेब्रिक सम को फॉलो स्केलर क्वांटिटीज करती है। स्केलर्स कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। Is that clear? Scalars can be added algebraically, but vectors can be added vector sum, according to vector sum. Like अगर मान लो सपोज दैट इस वाली डायरेक्शन में किसी बॉडी पे, किसी पॉइंट पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इसी पॉइंट पे इस वाली डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट इम्पैक्ट है वो इस पे, इस वाली डायरेक्शन में 10√2 न्यूटन का आएगा। 10 और 10 20 नहीं हुआ यहाँ पे 10 और 10 कितना हो गया, 10√2 न्यूटन हो गया। ये कैसे होता है, ये बात हम आगे वाले चैप्टर, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे करेंगे। पर यहाँ पे 10 और 10 मिलकर के 10√2 दे रहे हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए दे रहे हैं। अगर 10 और 10 मिलकर के 20 देते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इज दैट क्लियर? सो दैट्स the thing, that's all about the physical quantities and classification of physical quantities like scalar, vector and tensor. Is that clear? This is the concept of physical quantity and its classification, ठीक है। अब जो next lecture आएगा, जो next video आएगा, उसमें हम सिर्फ इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी चीज़ को हमको ढंग से पढ़ना है। इज दैट क्लियर और नॉट? यही हमको ढंग से सीखना है कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द वेक्टर, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डिवीजन वेक्टर का नहीं होता है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब हमको सीखना पड़ेगा। इसके न्यूमेरिकल्स होंगे खूब सारे, एक अलग ही वैरायटी ऑफ फिजिक्स चलेगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहना और अच्छे से सीखते रहना। इज दैट क्लियर? ओके, thank you very much.